नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की। मंत्रिमंडल के इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनका सरोकार किसानों से है और देश की व्यवस्था से है। क्या कुछ फैसले लिए गए, इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की। कैबिनेट ने सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी। सरकार ने सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि जो की है उसको लेकर किसानों में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किसानों को क्या फायदा होगा, क्योंकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए सरकार इस प्रकार का फैसला लेती है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दाल मसूर के लिए 425 रुपये प्रति क्विंटल और इसके बाद सरसों के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी की गई है। गेहूं और कुसुम में प्रत्येक के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। जौ और चने के लिए क्रमशः 115 रुपये प्रति क्विंटल और 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। सीजन 2024-25 के लिए अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की बात कही गई थी। रबी फसलों की इस बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्री अन्न मोटे अनाजों की उपज बढ़ाने के क्रम में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसका लक्ष्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेश का विस्तार करना, डेटा उपयोग को अधिकतम करना और देश भर में किसानों के जीवन को बेहतर बनाना। आइए सुनते हैं इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज़्यादा है और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। और रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है और ये एफसीआई के द्वारा राज्य की एजेंसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफ़ी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज़्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज़्यादा आय के साधन मिल सकें और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है, किसानों को इससे कितना फायदा होगा, देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को खास तौर से कितना फायदा होगा, खाद्यान्न भंडारण जो है सरकार जो खरीद करती है उस लिहाज से ये फैसला कितना महत्वपूर्ण है।
इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मल्होत्रा जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है सबसे पहले कि लगातार सरकार हर साल किसी ना किसी फसल में एमएसपी की बढ़ोतरी की घोषणा लगातार कर रही है। 14 के बाद अगर हम देखें, 2014 के बाद तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आम दर्शक की दृष्टि से भी कि एमएसपी की जो बढ़ोतरी होती है उसका निर्धारण एक तो कैसे होता है, दूसरा किसानों को इससे क्या लाभ होता है, किस तरह से लाभ होता है? हाँ, इसको हम दो तरीके से जो है देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार जो है ये सुनिश्चित करती है कि हमारे किसानों को एक तरह से उचित मूल्य जो है उसकी मेहनत का कैसे मिले। तो उसके लिए जो है ये सुनिश्चित करना कि उसकी आय भी सुनिश्चित हो, उसके जितने प्रयास किए गए हैं उनका जो है अधिक से अधिक लाभ जो है किसानों को मिलना चाहिए। तो मुख्य रूप से हमारे 2 सीज़न होते हैं, जैसे रबी का सीज़न अब आ गया है, अब शुरुआत हो गई है, ऐसे ही खरीफ का सीज़न है। तो खरीफ की 14 फसलें और रबी की जो है 6 फसलें। तो ये जो रबी का मौसम है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अभी किसान जो है अपने बिजाई के कार्यक्रम में लग गए हैं। तो एक एमएसपी का जब निर्धारण होता है तो एक संदेश किसानों तक जाता है कि हम लोगों को जो है किसानों को अपनी जो योजना बनाता है वो मैं किस फसल के अंतर्गत कितना क्षेत्र में बिजाई करूं जिसमें मुझे मूल्य अधिक मिल रहा है, तो उस तरह से वो निर्धारित करता है। दूसरा क्या होता है कि भारत सरकार भी ये देखती है कि हमारी अपनी जो है मांग कितनी बढ़ रही है। जैसे हमारे खाद्यान्न है उनको छोड़ करके हमारी जितनी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, उनको भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब चीज़ों को एक निरंतर रूप से एक ट्रिगर का काम करता है जो ये एमएसपी है। तो ये एक संदेश किसानों तक जाता है कि आप अपना योजना बना करके उसी ढंग से उसी फसल के अंतर्गत क्षेत्र को अपनाएं। और दूसरा ये है कि किसान को जो डिस्ट्रेस सेल हो जाती है कभी कभी, उससे जो है एक तरह का उसके दिमाग में जो एक वो रहता है तो वो दूर हो जाती है बात कि भाई भारत सरकार हमारी चिंता कर रही है और एमएसपी का निर्धारण हो गया है और कम से कम जो है एफसीआई गेहूं और जो चावल है उनकी जो खरीदी है वो एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जरूर होगी। तो उसके मन में एक बिंदु ये जाता है। और दूसरा, जैसे आप पूछ रहे थे कि इसका निर्धारण कैसे होता है, तो इसका जो निर्धारण है वो CACP जो एक संस्था है हमारी, जो हमारे किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो उसमें कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है उसमें जो CACP है वो उसका जो मूल्य है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस पर जो है लागत क्या आती है उसको किसी भी फसल को उगाने के लिए, उस लागत में जो है जो FL है, जो फार्मर लेबर है, जो अपना किसान अपने प्रयास करता है उसको भी मिला करके, और जो एक तरह से बाजार का रुझान क्या है और उसका डिमांड और जो एक तरह से आपूर्ति और वो सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए CACP बहुत सारे इन बिंदुओं पर विचार करके अपनी अनुशंसा देता है। और जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार किसानों के लिए चिंतित है और इसीलिए जो मूल्य निर्धारण है वो काफ़ी बढ़ाया गया है। अगर आप सिर्फ गेहूं की भी बात करें तो करीब करीब उसमें आप देखेंगे कि 150 रुपए की जो है बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुकाबले में। और इसी तरीके से मसूर की जो एक फसल है जो हमारी बहुत ही मुख्य दलहनी फसल है और इसकी कई बार हमारे यहाँ कमी भी रह जाती है, तो भारत सरकार चाहती है तो एक संदेश ऐसा किसानों तक जा रहा है कि इस मूल्य पर जो है सरकार खरीदेगी और 425 रुपए के आसपास, उससे भी अधिक जो है उसका मूल्य निर्धारण हुआ है। मल्होत्रा जी, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार केंद्र बनी उसके बाद से लेकर अब तक हम देखें तो समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी का मुद्दा है वो कितना महत्वपूर्ण रहा है और कितने प्रतिशत में इसमें बढ़ोतरी हुई है? अगर बात मैं दलहन की करूं तो दलहन का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी रहा है, दलहन का मुद्दा, या फिर बात गेहूं की जाए, गेहूं के लिहाज से भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसको आप कैसे देखते हैं? भारत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम जो है किसानों को जो लागत है उसका जो है वो 1.5 गुना जो है उस पर जो है लाभ जो है मिलना चाहिए। तो उसी तरह से उस चीज़ को देखते हुए अपनी बात को भारत सरकार ने पूरा किया। और अगर आप पिछले आंकड़े अगर उठा करके देख लोगे, जो गेहूं का MSP 2014-15 में होता था कुल 1400 रुपये प्रति क्विंटल था, जो आज की डेट में बढ़ करके 2275 रुपये हो गया है। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण फसल है जिसके बारे में मैं जरूर आपको बता देना चाहूँगा, जो चना है।
चना का जो उस टाइम में 2014-15 की बात करें तो 3100 रुपये उसका मूल्य था, जो आज की तिथि में बढ़ करके 5440 रुपये हो गया है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप मसूर की बात करें तो जो 2950 रुपये होता था वो बढ़ करके 6425 रुपये हो गया है। तो इस तरह की जो बढ़ोतरी है वो एक तरह से किसानों में एक बड़ा अच्छा संदेश लेकर के जाती है कि हमें फसल का जो विविधीकरण है उसकी तरफ जाने की जरूरत है। तीसरी जो महत्वपूर्ण फसल है वो सरसों है, क्योंकि तिलहनी फसलें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इनको अगर मैं 2014-15 का आंकड़ा बताऊंगा तो करीब 3050 रुपये का जो है हमारा जो इसका समर्थन मूल्य होता था, जो आज की तिथि में बढ़ करके 5650 रुपये हो गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि है और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है अगर देखा जाए तो। किसानों के लिए भारत सरकार हमेशा से चिंतित रही है और जो अभी अगर आप इसका जो मार्जिन है आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, वो मार्जिन अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन में उसकी तुलना करके बताऊंगा तो करीब 52% से लेकर के 102% तक के मार्जिन जो है वो पिछले साल के मुकाबले में जो बढ़ोतरी हुई है। तो इस तरह की जो बढ़ोतरी है वो अपने आप में फसल विविधीकरण, और हम लोग ये भी चाहते हैं कि किसान दलहनी फसलों पर ध्यान दे, तिलहनी फसलों पर भी ध्यान दे, और साथ में जो दूसरी मिलेट की फसलें जो अभी सामने आ रही हैं, हाँ। मिलेट पर भी ध्यान दे, क्योंकि हमारा जो बोझ खाद्य सुरक्षा का है वो सबसे ज्यादा गेहूं और चावल पर है। तो अन्य फसलों को की भी विकल्प सामने लेकर के आए, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता ये भी है कि किसान की आमदनी कैसे ज्यादा बढ़े। तो आमदनी बढ़ानी है तो विविधीकरण जरूर लाना पड़ेगा। हम खाद्यान्न की तो बात करते ही करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी अधिक मूल्यवान फसलें हैं, किसान जो है उनकी तरफ शिफ्ट करे, जैसे कि जिसमें बागवानी वाली फसलें आ जाती हैं, फल सब्जियां और मसाले और इस तरह के जो बहुत प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, इन सभी जो है इन सभी फसलों पर भी जो है स्विच ओवर करने की ज़रूरत है, जिससे कि विविधीकरण को भी जो है एक तरह से बढ़ावा मिले। और विविधीकरण होगा तो निश्चित रूप से जो है आमदनी में बढ़ावा रहेगा, और साथ के साथ देश की जो एक तरह की खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और क्योंकि हम करीब अगर मैं पिछले साल का आंकड़ा देखो तो भारत सरकार ने करीब 28 मिलियन टन जो है गेहूं की खरीदी की थी जी, और करीब इसी तरह से 55 मिलियन टन चावल की भी खरीदी की थी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है। खरीदी का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विविधीकरण के मुद्दे को मैं और आगे विस्तार से आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इस पे मंत्री अनुराग ठाकुर जी लगातार फोकस अपनी प्रेस वार्ता में करते रहे कि सरकार का जोर विविधीकरण की जरिए कि कैसे किसान अधिक से अधिक उत्पादन करे उस पर है। साथ ही श्री अन्न यानी मोटे अनाज की बात की जाए, मिलेट्स की बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, भारत सरकार का खासा जोर है कि मिलेट्स की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? जैसे मिलेट तो अभी भारतवर्ष जो है पूरे देश को प्रतिनिधित्व कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है मनाया जा रहा है, और इस मिलेट वर्ष में मांग बढ़ करके मिलेट की बहुत ही ऊपर तक गई है, और भारत सरकार ने इसकी खरीदी भी शुरू की है। पहले मिलेट्स की खरीदी भी नहीं होती थी, और बहुत सारे राज्यों को इसकी अनुमति भी दे दी गई है कि वो मिलेट्स की भी खरीदी कर सकते हैं। और पिछले साल के जो आंकड़े थे वो 6 लाख टन लगभग मिलेट्स का जो है प्रोक्योरमेंट भारत सरकार ने किया था। बिल्कुल इसी तरह से इस साल उम्मीद है कि यही जो प्रोक्योरमेंट है ये बढ़ेगी और इसका आंकड़ा और भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से दूसरी तरह की जो दूसरी फसल थी, क्योंकि आप ये प्रश्न विविधीकरण की भी बात कर रहे हैं, दलहनी फसलों की भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारी ऐसी दलहनी फसलें भी हैं कि जिसमें हम लोग वैसे तो देखा जाए तो हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आ गए हैं, उसमें जो आत्मनिर्भरता है उसके नज़दीक है, लेकिन कभी कभी 1 या 2 दलहनी फसलें हैं जिसमें कभी कमी हो जाती है मौसम के एक परिवर्तन के हिसाब से, तो उसको जो है हम लोगों को कभी कभी जो है दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, तो उसको ना मंगाएं। इसलिए मसूर एक जो फसल है जिसमें आप देख रहे हैं कि दलहनी फसलों का उसका 425 रुपए से सबसे ज्यादा मैं ये जानना भी चाहूंगा, क्योंकि आम दर्शक के मन में भी ये सवाल आएगा कि आखिर दाल मसूर के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से क्यों की गई है? क्या वजह है कि मसूर के ही न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई? बिल्कुल, जो ये मसूर की जो दलहनी दाल है वो हम लोगों की मांग थोड़ी ज्यादा है और हमारा जो उत्पादन है वो कम होता है, तो उसमें गैप होने की वजह से हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया, कभी कनाडा से जो है दूसरे देश से भी हमें मसूर की दाल को मंगाना पड़ता है। तो हम जो प्रयास ये है कि किसान इसकी तरफ भी स्विच ओवर करे और इन फसलों को भी अपनाए, और जब उसके पास ये संदेश जाएगा कि
कि भारत सरकार ने जो है इसका जो मूल्य है वो बढ़ा करके जो है करीब 6,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, तो निश्चित रूप से उसके माइंड में जाएगा कि मुझे भी इसकी भी खेती और अधिक करनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि हमारे जो एक फूड बास्केट है वो जो है एक तरह तरह के जितने भी हमारे खाद्यान्न की जो फसलें हैं, चाहे उसमें मुख्य रूप से गेहूं की बात है और साथ में जो है दलहनी फसलें हैं और मिलेट्स हैं, वो भी साथ साथ आएंगी। तो मिलेट्स को भी और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और भी किया कि उसका भी प्रोक्योरमेंट शुरू किया है। अभी तक अक्सर कहा जाता था कि भारत सरकार तो सिर्फ गेहूं और चावल को ही खरीदी करती है, बाकी फसलों पर भी। तो अभी भारत सरकार ने अनुमति दी है कि दलहनी फसलों की भी खरीदी शुरू की है, मिलेट्स जितने भी हमारे मोटे अनाज है इनकी भी खरीदी शुरू की है, और कुछ ऐसी ऑयल सीड क्रॉप्स है उनका भी हो रहा है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको भी स्वतंत्रता दी गई है कि वो भी जो है इन सभी खाद्यान्न फसलों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी उसका आवंटन करें। तो ये सब चीज़ें जो है नई नई पहल है। और साथ में आप देख रहे हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे मिशन के कार्यक्रम हैं जी, उन मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से इन फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत सरकार ने चलाया है। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि अक्सर जो है हमें अपनी जो उत्पादन है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाना है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो एक तरह से वर्षा आधारित है, तो वहाँ सिंचाई की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे मैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की भी बात कर रहा था, उसके अंतर्गत जो अच्छे बीज हैं वो किसानों तक पहुँचें और उनका जो एक तरह से नई किस्में जो निकल करके आई हैं, अधिक उत्पादन वाली हैं, वो जाएं। तो उस सब की योजना इन जितने भी ये मिशन के कार्यक्रम हैं इनके माध्यम से जो है उनको किया जाए। परंपरागत कृषि विकास योजना की बात है, और इसी तरह से जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके माध्यम से उनको एक तरह की सुरक्षा का कवच जो है साथ में दिया गया है। तो ये जितने भी कार्यक्रम हैं वो एक तरह से उनको सपोर्ट करते हैं, और कृषि और कृषि के क्षेत्र में आगे कितनी बढ़ोतरी हो, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, ये सब कार्यक्रम एक तरह से जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा हमारी सभी सुनिश्चित होनी चाहिए। मल्होत्रा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि किसान पैदावार करता है और वो उम्मीद करता है कि उसे अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल जाना चाहिए, अच्छी उपज का अच्छा पैसा उसे मिले, और सरकार का भी मकसद यही है, भारत सरकार का भी, किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, पैदावार की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर हो, ये सरकार का लक्ष्य है। खरीदी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर किसानों को सरकार की तरफ से भी तमाम तरह की सुविधाएं और प्रयास किए जा सकते हैं। भंडारण की दृष्टि से भी ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे देखते हैं दोनों मुद्दों को? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें अपने एक तो किसान हमारा है, किसान का फायदा तो वो एमएसपी की तरफ से हो गया। दूसरा ये है कि हमारा जो कंज्यूमर है उसका भी ध्यान रखना है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए जो है भारत सरकार अपना जो सेंट्रल पूल है उसमें एफसीआई के माध्यम से जो है खरीदी करके और उसको स्टोर करके रखते हैं कि सेंट्रल पूल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, कभी किसी भी तरह की कोई आपदा हो या किसी भी तरह की स्थिति हो तो उसका भी सामना करने के लिए तैयार रहें, तो वो सेंट्रल पूल का जो है काम आता है। तो मैं जो पिछले साल के आंकड़े बताना चाहूँगा कि करीब 28 मिलियन टन गेहूं का जो है खरीदी जो है किसानों से हुई, और उसमें भी ये भी देखा गया कि करीब 1.22 करोड़ किसानों को इसका लाभ हुआ। किसानों से खरीदी की गई 1.22 करोड़ से 1.22 कह लीजिए आप, सिंपल भाषा में कहेंगे। और इसका जो एमएसपी पर अगर हम उसको पैसों में आंकलन करेंगे तो 1.7 लाख करोड़ भारत सरकार ने इस पर जो है खर्च किया, किसानों से जो है खरीदी की। तो मैंने ये तो गेहूं का एक उदाहरण बताया। दूसरी जैसे दलहनी फसलों पर है, तो दलहनी फसलों को भी प्रोक्योरमेंट शुरू किया है। तो दलहनी फसलों का हम देख रहे थे करीब 28 लाख टन पिछले वर्ष दालों की भी खरीदी हुई जो भारत सरकार ने की। इसी तरह से मिलेट्स का भी मैं बता रहा था 6 लाख टन शुरुआत हुई है, और हो सकता है कि इस बार ये 8 से 10 लाख टन तक चला जाए, क्योंकि मिलेट ईयर से बढ़ावा मिला है। और हमारे जितना भी श्री अन्न के नाम से जो भारत का ब्रांड है वो सब जगह प्रमोट हुआ है, पूरे विश्व में इसने धूम मचाई है। तो अभी जो ये श्री अन्न ब्रांड है उसकी वजह से हमारी डिमांड बढ़ी है, किसान मिलेट्स की तरफ आकर्षित भी हुआ है, और वही हमारी पुरानी फसलें हम वापस उन पर आए हैं, और जो है एक तरह से विविधीकरण हुआ है, और विविधीकरण को जो है देखने के बड़े अच्छे परिणाम और निकल करके सामने आएंगे आने वाले दिनों में। जाहिर सी बात है, जब किसान आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा, पैदावार अधिक होगी, तो देश भी अर्थव्यवस्था के लिहाज से मजबूत होगा। मल्होत्रा जी, आपने हमसे बात की, अलग अलग विषयों पर बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए संसद टीवी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा की, यानी हरित ऊर्जा की दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले की। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा यानी GEC चरण 2 अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना को अपनी स्वीकृति देने के साथ हरित ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित होने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत 20,770.70 करोड़ रुपए है। परियोजना को केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 40% रुपए प्रदान किए जाएंगे। लद्दाख क्षेत्र के जटिल भूभाग, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और रक्षा सीमाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड इस परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी होगी। बिजली ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लद्दाख के पंग में 12 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना तैयार की। बिजली की इस विशाल मात्रा को निकालने के लिए एक अंतरराज्यीय पारेषण बुनियादी ढांचा बनाना आवश्यक होगा। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या कहा। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का एक प्लान बनाया। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहाँ पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। 20,773.70 करोड़ रुपये 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से होकर आएगी और इसे नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का 40% यानी कि कुल लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट से उपलब्ध होगा और बाकी पावर ग्रिड 60% अरेंज करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें न केवल लद्दाख बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी होंगी और भारत ने जो अपना 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 का रखा है, हम उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे और 13 गीगावाट की क्षमता उस दिशा में भी हमारा योगदान, एक बड़ा उसका योगदान होगा। अब बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक और महत्वपूर्ण फैसले की ओर। ये मुद्दा जो है, ये फैसला जो है वो देश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ा है, खासतौर से केंद्रीय कर्मचारी जो हैं उनसे जुड़ा है और दीपावली से पहले सरकार ने एक तरह से केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से
महंगाई भत्ते यानी डीए और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो मूल वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन पेंशन की 42% की मौजूदा दर पर 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यह बढ़ोतरी स्वीकृत फार्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है। आइए सुनते हैं इसे लेकर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसी के साथ एक और पहलू जुड़ा है, वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, उनको भी बोनस देने को मंजूरी दे दी है। आइए सुनते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है। तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ रेलवे के, इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।